नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार पांडे, विनीत कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर में आप सबका स्वागत है। साथियों, एएमयू एंट्रेंस की परीक्षाओं में मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका सिलेबस से कोई खास लेना देना नहीं होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं जिनका सिलेबस से लेना देना नहीं है। तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि if 9 minus 3 divided 1 by 3 plus 1 minus x equal to 0 then x is equal to। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर 2024 में आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने में बच्चे जो माइनर मिस्टेक करते हैं मैं उसको बस फोकस करूंगा, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, दिस इज 9 minus 3 divided 1 by 3 प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। तो आपको बॉर्ड मास को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल फोकस करते हुए करना है। तो देखिए, दिस इज 9 minus 3 मल्टीप्लाइड 1 by 3 का रेसिप्रोकल 3 एंड प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 9 9 माइनस 9 इज, ये दोनों कैंसिल हो गए 0। फाइनली 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नईम एंड राज। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आप जब सब सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस से इसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। तो नईम एंड राजन प्ले इन द सेम सॉकर टीम। लास्ट संडे Rajan scored 3 more goals than Naeem, but together they scored less than 9 goals। इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझना है कि नईम एंड राजन दोनों एक ही टीम में खेलते हैं। लास्ट संडे राजन ने जो स्कोर किया वो नईम से 3 गोल्स ज्यादा किया। मतलब राजन ने जो गोल किए वो नईम से 3 गोल ज्यादा किए। तो राजन ने जो गोल किए वो डिपेंड करता है नईम पे। तो हम सबसे पहले इसमें सपोज कर सकते हैं कि लेट नईम स्कोर is x। तो नईम ने अगर x गोल्स किए, देयरफॉर राजन ने कितना स्कोर किया? राजन स्कोर्ड 3 मोर गोल्स देन नईम। राजन ने नईम से 3 गोल ज्यादा किए। अगर नईम ने 3 गोल्स किए हैं तो राजन ने कितने किए? x प्लस 3। तो फाइनली आपको पता है, सपोज कर चुके हैं कि नईम ने x गोल किए तो राजन ने x प्लस 3 किए। और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है नईम बट टुगेदर दे स्कोर्ड लेस देन 9, यानी कि राजन एंड नईम दोनों के मिलाकर के जो गोल्स हैं वो 9 से कम है। यानी अगर इन दोनों को प्लस करें तो 9 से कम आना चाहिए, यानी कि x प्लस 3, दिस इज द गोल ऑफ नईम एंड दिस इज द गोल ऑफ राजन। दोनों के गोल्स मिला करके 9 से कम है, लेस देन 9। तो इसको इनइक्वालिटी हो गई, इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 2x plus 3 less than 9 and finally 2x less than 9 minus 3 is 6। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनइक्वालिटी इक्वालिटी दोनों एक जैसे ही वर्क करती हैं। डिफरेंस तब आता है जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, वहां पे केवल डिफरेंस आता है। बाकी इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बिल्कुल इक्वलिटी की तरह ही सॉल्व करें। तो 3 राइट में ट्रांसपोज होगा तो 9 minus 3 is 6 एंड फाइनली 2x less than 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x less than 3, यानी x की वैल्यू क्या है? 3 से कम है। यानी जो नईम का स्कोर है, अब आप ध्यान दें, यहाँ पे नईम का स्कोर क्या है? x, और x की वैल्यू क्या है? 3 से कम। तो 3 से कम यानी नईम ने कितना स्कोर किया? या तो नईम ने 0 गोल किए, या फिर 1 गोल किए, या फिर 2 गोल्स किए। क्योंकि नईम का स्कोर x है और x की वैल्यू लेस देन 3 है। लेस देन 3, अब डेफिनेटली जब गोल्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं। क्या होंगे? या तो मैं गोल करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो 0 गोल्स, करूंगा तो 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, इस तरीके से करूंगा। तो x की वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में होगी, तो 0 1 2 हो सकती है क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम है। तो जब नईम की यानी x की वैल्यू आपको पता है तो आप राजन की वैल्यू बता सकते हैं। राजन की वैल्यू कितनी है? राजन ने कितने गोल किए हैं? x प्लस 3। देखो, हम लोगों ने सपोज किया हुआ है, तो राजन के गोल्स कितने? x प्लस 3। जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 इज 3। x की प्लेस पे आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 इज 4, और x की प्लेस पे आप 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 इज 5।
तो क्वेश्चन ये पूछा है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ गोल्स राजन स्कोर्ड, राजन ने कितना स्कोर किया, राजन के पॉसिबल स्कोर्स बताने हैं। तो राजन के पॉसिबल स्कोर्स कितने हो गए, 3, 4 और 5। सो बी इज द राइट ऑप्शन। आई वो आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन 0। ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन बी यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब ए नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी है बी से बड़ा है, ये क्लियर है। और सी के बारे में क्या गिवन है, सी इज लेस देन 0। तो आपको पता होना चाहिए कोई नंबर जो सी से जो 0 से छोटा होता है, इट मींस इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। सिंस सी लेस देन 0 इट मींस सी इज नेगेटिव। आपको ये कंफर्म करना है, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्या कंक्लूड करना है कि सिंस सी लेस देन 0 इट मींस सी इज अ नेगेटिव नंबर। इज इट क्लियर? C लेस देन 0 का मतलब, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, C एक नेगेटिव नंबर है। तो अब आपको देखना है कौन से ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये A B से बड़ा है, अगर आपने इसको C से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आपने C से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका AC और ये हो गया BC। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो आपको सोचने की जरूरत है कि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे 5 है और ये 3 है, 5 ग्रेटर देन 3। सपोज कर लो आप ये A है और ये B, A इज ग्रेटर देन B। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। A इज ग्रेटर देन B, मैंने सपोज कर लिया A इज 5 एंड B इज 3। अब C की वैल्यू आप सपोज कर लो कुछ भी, -1 सपोज कर लो। C लेस देन 0 है तो C को मैंने -1 सपोज कर लिया, 0 से छोटा, नेगेटिव में कोई वैल्यू -1 -2 -3 डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी सपोज कर सकते हो, मैंने -1 सपोज कर लिया। ओके, तो C आपने -1, तो आपने -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -5, ये हो गया आपका -3। डेफिनेटली यू कैन कंपेयर इट, -5 -3, डेफिनेटली -5 इज स्मॉलर देन -3। और ये -5 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC, और ये -3 किसकी वैल्यू है, ये C की वैल्यू आपने रखी, तो ये A एंड C को मल्टीप्लाई करके आया, ये B एंड C को मल्टीप्लाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। सो फाइनली क्या हुआ, AC इज स्मॉलर देन BC, यानी ये ऑप्शन तो आपका सही है। और चेक करिए, क्योंकि यहां पे कभी भी बच्चों MCQs में अगर कुछ इस टाइप का ऑप्शन है कि बोथ A एंड B और ये और जो भी इस टाइप का हो, तो आपको सभी ऑप्शंस फिर चेक करने पड़ जाएंगे। तो ये तो आई होप क्लियर हो गया। अब एक और बात देखो, ये B ऑप्शन को देखते हैं, A B, A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। अब A में आप कुछ प्लस करेंगे और B में भी कुछ प्लस करेंगे, तो डेफिनेटली जो आएगा वो भी बड़ा होगा, यानी कि A प्लस C विल बी ग्रेटर देन B प्लस C, यानी कि B ऑप्शन भी सही है। ठीक है ना, आप वैल्यू पे चेक कर सकते हो। अगर आप जैसे ये A और ये B, A की वैल्यू आपने 5 ले ली, B की वैल्यू 3 ले ली, जैसा ऊपर लिया है, और C -1 है, आपने A प्लस C निकाला तो ये हो गया 4, और यहां 3 -1 कितना हो गया 2, तो डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 2, और 4 किसकी वैल्यू है, A प्लस C, और ये है B प्लस C, यानी A प्लस C इज ग्रेटर देन B प्लस C, इट मींस B इज आल्सो राइट आंसर। अब ये C ऑप्शन पे फोकस करते हैं एक बार। इरेजर हमारा थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ओके, तो A एंड B दोनों करेक्ट आंसर हैं, और C ऑप्शन चेक करते हैं, A इज ग्रेटर देन B। अब कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, लेट A इज 5 और B इज 3, और C सपोज कर लेते हैं, C लेस देन 0, तो -1 सपोज कर लीजिए। अब हम यहां भी -1 और -1, इसमें से भी हम माइनस करना है, 5 से -1 माइनस करना है, तो 5 माइनस -1 इज 6 एंड 3 माइनस -1 इज 4। समझ में आया आपको, दिस इज A माइनस C एंड दिस इज B माइनस C, तो B माइनस C 4 आ गया और A माइनस C 6। ये आप कंफ्यूज ना हो, A इज 5 एंड C इज -1, और हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, सो A माइनस C इज 6 एंड B माइनस C इज 4, एंड डेफिनेटली 6 इज ग्रेटर देन 4, सो A माइनस C इज ग्रेटर देन B माइनस C। लेकिन C ऑप्शन में दिया है कि A माइनस C लेस देन B माइनस C, तो डेफिनेटली इट इज रॉन्ग आंसर।
और क्वेश्चन में आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ए एंड बी ये तो दोनों ट्रू हैं, तो डेफिनेटली नॉट ट्रू कौन सा है, सी इज द नॉट ट्रू आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सही है, ये गलत है और आपको गलत ही फाइंड करना है, तो रॉन्ग आंसर इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 typists working for 4 hours to type book in 18 days। साथियों आप लोग ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक 8th क्लास में प्रैक्टिस किए होंगे, 9th 10th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं, 8th में आपने प्रैक्टिस किए होंगे। तो इसमें ये वेरिएशन आप टॉपिक आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं 8th लेवल पे, जो क्वेश्चंस होते हैं या तो डायरेक्ट वेरिएशन के होते हैं या फिर इनवर्स वेरिएशन के। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें मिक्स वेरिएशन है, इसमें डायरेक्ट, इनवर्स, कई सारे मतलब दोनों तरीके के वेरिएशंस मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स वेरिएशन को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं कोशिश करता हूं उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, है ना। अगर आप समझेंगे तो इस टाइप का, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 12 टाइपिस्ट 4 hours 18 days, मतलब इसमें 3 डिफरेंट क्वांटिटीज है। वन ऑफ द क्वांटिटीज टाइपिस्ट, अदर क्वांटिटीज आवर्स एंड नेक्स्ट क्वांटिटीज डेज। तो 3 क्वांटिटीज हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा उसमें 3 से ज्यादा क्वांटिटीज होंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई होगा और बहुत ही मिनिमम टाइम में आप आंसर दे पाएंगे। तो उस मेथड को डिस्कस करूंगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, तो टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आपको फोकस करना है, इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आए वेरिएशन से रिलेटेड हो, तो आपको स्टेप फर्स्ट में क्या फॉलो करना है कि क्वेश्चन से जो डिफरेंट क्वांटिटीज है उनको सॉर्ट आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट क्वांटिटीज मुझे दिख रही है, टाइपिस्ट, आवर्स एंड डेज। टाइपिस्ट, आवर्स, डेज, मैंने तीनों को लिख लिया और तीनों के वैल्यूज को इनके नीचे लिख लीजिए। जैसे कितने टाइपिस्ट हैं, 12, तो टाइपिस्ट के नीचे 12, आवर्स कितने हैं 4, डेज कितने हैं 18। ये क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन टाइपिस्ट, आवर्स, डेज और इनकी वैल्यूज आपने 12 टाइपिस्ट 4 आवर, 12 टाइपिस्ट वर्किंग 4 hours पर डे, कंप्लीट द वर्क इन 18 days। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या, इन हाउ मेनी डेज, यानी आपको डेज फाइंड करना है। तो जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वहां आप लिख दीजिए x, मतलब कोई भी अराउंड क्वांटिटी, x y z व्हाटएवर यू वांट। सो इन हाउ मेनी डेज, डेज कितने हैं x सपोज कर लिया मैंने। 4 टाइपिस्ट के नीचे 4, वर्किंग 8 hours, आवर्स के नीचे 8, मतलब सेम आपने जो टाइपिस्ट, आवर्स, डेज लिखे हैं उनके नीचे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लिखनी है, और जो क्वांटिटी गिवन नहीं है उसको x सपोज कर लेना है। जैसे टाइपिस्ट 12 4 आवर्स 4 hours 8 hours, 4 hours 8 hours, डेज 18, और सेकेंड कंडीशन में आपको डेज फाइंड करने, तो डेज को मैंने x लिख लिया। इज इट क्लियर? ध्यान रहे आपको ये ऊपर नीचे नहीं करना है, पहली कंडीशन के पहले लिखने हैं, दूसरी कंडीशन के नीचे लिखने हैं, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं वो एरो मेथड। तो आपका ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वहां पे आप एक एरो लगा दीजिए। एरो समझ रहे हैं आप लोग, एरो ऐसे लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं, इधर अपवर्ड डाउनवर्ड लगाने हैं, है ना। तो जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है उसके पास एरो लगा दीजिए। मैं हमेशा उस क्वांटिटी के पास, देखो ये बच्चों अगर एरो है तो ये इसका हेड बोला जाता है और ये पोर्शन टेल बोला जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या प्रीफर करता हूं, जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, जहां अननोन होता है, जहां वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड जो भी, मैं वहां पे हमेशा हेड रखता हूं। तो मैंने यहां पे एरो लगा दिया इस तरीके से, और एक्स के पास मैंने हेड लिख दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो हेड को ऊपर भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? चलिए, अब उसके बाद जो क्वांटिटी फाइंड करनी है आपने वहां पे एक एरो असाइन कर दिया, एरो का हेड अपवर्ड डाउनवर्ड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने रख लिया। उसके बाद जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसके साथ बाकी दोनों क्वांटिटीज का आप वेरिएशन चेक करेंगे कि जैसे यहां पे अननोन क्या है, डेज, तो डेज के साथ आवर्स का वेरिएशन चेक करेंगे कि दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। डेज के साथ टाइपिस्ट का वेरिएशन चेक करेंगे कि डेज एंड टाइपिस्ट में डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। देखिए वेरिएशन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, डायरेक्ट वेरिएशन क्या मतलब ये है कि दो क्वांटिटी हैं, दोनों की वैल्यू अगर ए, जैसे दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी, अगर आप ए को इंक्रीज कर रहे हैं बी भी इंक्रीज हो, या ए को अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो बी भी डिक्रीज हो, मतलब ए को बढ़ाने पे बी भी बढ़े, ए को घटाने पे बी घटे, देन वी से दैट ए एंड बी वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर।
ओके जैसे इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट वेरिएशन का आप समझ सकते हैं, नंबर ऑफ पेन्स एंड टोटल कॉस्ट। जैसे नंबर ऑफ पेन ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पेन्स कम होंगी तो कॉस्ट भी कम होगी। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। इनवर्स वेरिएशन, दो क्वांटिटी ए एंड बी, ए को इंक्रीज करें बी डिक्रीज हो जाए, ए को डिक्रीज करें बी इंक्रीज हो जाए, यानी अपोजिट चेंज हो। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे आपको कमरे की व्हाइट वॉशिंग करानी है, एक आदमी 10 दिन में करता है, दो आदमी 5 दिन में करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क डिक्रीज हो गया। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज करने पे दूसरी डिक्रीज हो जाए। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं स्पीड एंड टाइम। अगर आप 100 की स्पीड से जर्नी ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए 100 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, तो 100 की स्पीड से ट्रेवल करने पे 1 आवर लगेगा। अगर आप 50 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो 2 आवर लगेगा। और अगर आपने स्पीड अपनी डबल कर दी, 200 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी कि स्पीड एंड टाइम, ये दोनों में इनवर्स वेरिएशन है, एक को इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज होता है। तो यही वेरिएशन हम यहाँ चेक करेंगे कि जैसे हमने यहाँ डेज पे एरो लगाया है, डेज अननोन क्वांटिटी है, तो इसके साथ आवर का कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। डेज के साथ टाइपिस्ट का कैसा वेरिएशन है, इनवर्स है डायरेक्ट है। तो वेरिएशन चेक करके एरो लगाएंगे। आइए चेक करते हैं वेरिएशन। तो सबसे पहले हम डेज एंड आवर्स में वेरिएशन चेक करेंगे। तो टाइपिस्ट को कांस्टेंट कर दीजिए, मतलब मान लीजिए कि टाइपिस्ट की क्वांटिटी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है। जब भी दो क्वांटिटी वेरिएशन चेक करेंगे तो थर्ड क्वांटिटी को या बची हुई जितनी भी क्वांटिटी है सबको आप कांस्टेंट कर दीजिए, मतलब फिक्स कर दीजिए। तो हम इन दोनों वेरिएशन चेक करेंगे, इसको हमने फिक्स कर दिया कि टाइपिस्ट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहे। अब सोचो बच्चों, अगर डेली ज्यादा घंटे काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, क्योंकि वर्क आपका फिक्स है। वर्क क्या है, टाइप अ बुक, आपकी वर्क की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। तो अगर डेली ज्यादा घंटे काम करेंगे तो कम दिन में खत्म हो जाएगा, और डेली कम घंटे काम करेंगे तो ज्यादा दिनों में खत्म होगा। तो डेफिनेटली इन दोनों में वेरिएशन कैसा है, अगर ज्यादा घंटे करेंगे तो कम दिन में, यानी अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है। तो इन दोनों में कैसा वेरिएशन है, इनवर्स। तो इनवर्स वेरिएशन है, तो यहां जो आप एरो लगाएंगे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर यहाँ हेड नीचे है तो यहाँ पे हेड ऊपर, और मान लो अगर यहाँ पे हेड ऊपर होता तो यहाँ पे हेड नीचे कर देते, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता दोनों में तो दोनों का हेड सेम डायरेक्शन में होता। इज इट क्लियर? अब हम टाइपिस्ट एंड डेज इन दोनों में वेरिएशन चेक करेंगे। तो अब हम आवर्स को कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे कि डेली जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स है, कम ज्यादा नहीं हो रहे। अब देखते हैं टाइपिस्ट एंड डेज, ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा, और अगर कम लोग काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। तो डेफिनेटली टाइपिस्ट एंड डेज इन दोनों में भी इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन में तो इसकी एरो की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इसकी एरो की डायरेक्शन भी अपवर्ड हो जाएगी, उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों में वेरिएशन क्या है, अपोजिट है। आई होप स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया आपको समझ में आया। स्टेप 2 में हम लोगों ने एरो लगाना सीखा वेरिएशन चेक करके। डायरेक्ट वेरिएशन होने पे एरो की डायरेक्शन सेम रहेगी, और इनवर्स वेरिएशन होने पे एरो की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। और स्टेप 3 में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, क्वेश्चन 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्वांटिटीज को नोट करेंगे, सेकंड स्टेप में एरो असाइन करेंगे, और थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी है उसको लिखेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि हेड अपॉन टेल लिख रहे हैं या टेल अपॉन हेड। हेड अपॉन टेल का मतलब क्या है, जो हेड के पास में है वो न्यूमरेटर में, जो टेल के पास है वो डिनोमिनेटर में। और टेल अपॉन हेड का मतलब क्या है, जो टेल के पास है वो न्यूमरेटर में, जो हेड के पास है वो डिनोमिनेटर में। तो अब आप चॉइस करें, आप कैसे लिखना चाह रहे हैं, कैसे भी करेंगे आंसर बिल्कुल फिट आएगा। मैं क्या करता हूं, हमेशा जो अननोन क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में लिखता हूं, और अननोन क्वांटिटी के पास क्या है, हेड, तो मैं लिखूंगा हेड अपॉन टेल। तो हेड के पास क्या है, x, और टेल के पास क्या है, 18, यानी कि x अपॉन 18। तो ये तो लेफ्ट में लिखा जाएगा, और बाकी सभी क्वांटिटीज राइट में लिखी जाएंगी मल्टीप्लाई करके। तो ये लेफ्ट में हो गया। कौन सा रूल फॉलो किया मैंने, हेड अपॉन टेल। तो इनको भी हेड अपॉन टेल फॉलो करते हुए राइट में लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए। तो जैसे हेड अपॉन टेल, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 12/4, ये क्या हो जाएगा आपका हेड बाई टेल, यानी कि 4/8, 4 4 कैंसिल, दिस इज 4 2 जा 4 3 जा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 18 9 जा, सो फाइनली x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड विद 3 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइनली वी गेट x इक्वल टू 27, और x क्या था आपका डेट, यानी कि 27 डेज। So finally, answer of this question is 27
डेज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताने में आपको समय लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना था। अगर आप समझ चुके होंगे तो मुश्किल से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा 1.5-2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया वांट्स टू एक्सप्रेस। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मेंटल लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन की थीम ये है कि आपको 8 यूज करना है और 8 की हेल्प से आपको 1000 लाना है। किस तरीके से यूज करना है? आपको 8 प्लस करना है, 8 में 8 प्लस करना है। अब 8 कितनी बार प्लस करेंगे ताकि 1000 आया? देखिए क्वेश्चन, सानिया वांट्स टू एक्सप्रेस 1000 इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ओनली 8। यानी सानिया को 1000 चाहिए और 1000 किस फॉर्म में चाहिए? प्लस करके चाहिए। किसको प्लस करके चाहिए? 8 को प्लस करके चाहिए। यानी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे प्लस करना है और प्लस करके 1000 चाहिए आपको। ठीक है ना? तो मिनिमम नंबर ऑफ 8 रिक्वायर्स टू मेक द डिजायर्ड रिजल्ट दैट इज 1000। कितने? कम से कम 8 चाहिए। तो अब आपको 8 को अरेंज करना है कि 8 को किस तरीके से, जैसे आप 8 लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं, 888 लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब 8 को यूज करना जैसे मर्जी आप वैसे यूज करें, ऐड करके 1000 आना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ 8। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। हाँ, जरूर कुछ मेंटल हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए आपको चाहिए क्या? 1000। किसको प्लस करके चाहिए? 8 को प्लस करके चाहिए। तो आपको जो 1000 चाहिए इसकी यूनिट्स डिजिट क्या है? 0 है। तो 8 को आप प्लस करो, मिनिमम नंबर ऑफ 8 प्लस करो और देखो कि 0 कब आता है। तो देखते हैं, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32 प्लस 8 40। यानी 8 को 5 टाइम्स हमने प्लस किया तो क्या आ गया? 40। 0 एंड कैरी 4। तो वंस प्लेस आपको मिल गया। अब आपको टेंस प्लेस चाहिए। टेंस प्लेस भी आपको 0 चाहिए। आपको टेंस प्लेस में कैरी 4 है ऑलरेडी। तो 4 में क्या प्लस करते हैं? 8 प्लस करते हैं, क्योंकि आपको केवल 8 ही यूज करना है। तो 4 प्लस 8, ये 4 कहां से आया? ये कैरी फॉरवर्ड है। तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20 हो गया। यानी आपको 0 मिल गया। इससे आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि आपको 0 0 चाहिए। तो 0 मिल गया, 0 और कैरी आ गया आपका 2। अब फिर इस 2 में कुछ 8 प्लस करने हैं और क्या लाना है आपको? 10 लाना है। तो डेफिनेटली 2 कैरी है, हमने 8 प्लस कर दिया तो 8 प्लस 2 इज 10। यानी फाइनली आपको 1000 मिल गया। तो आपने 8 की हेल्प से 8 को अरेंज करके प्लस करके 1000 अचीव किया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ 8 कितने आपने यूज किए? इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मिनिमम नंबर ऑफ 8 रिक्वायर्ड टू मेक द सम 1000 इज 8। सो इट्स आंसर इज बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिलेबस से कुछ अलग क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम। फाइनली आपको लास्ट में बताना है कि हिज इनकम इज, आदमी की इनकम बतानी है। तो लेट हिज इनकम बी x। ठीक है? अब देखिए, स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। फूड पे कितना किया? 1/3 ऑफ इनकम। इनकम कितनी है? x। यानी फूड पे कितना एक्सपेंड कर दिया? x/3। 1/3 ऑफ इनकम यानी 1/3 ऑफ फूड पे हो गया। 2/5 ऑन हाउस। हाउस रेंट पे कितना कर दिया? 2/5 किसका? ऑफ टोटल इनकम। एंड 1/5 ऑन क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स पे कितना हो गया? 1/5 x। ठीक है ना? ओके। एंड इफ ही स्टील ₹400, उसके बाद लेफ्ट बचा हुआ कितना है? 400। इतना फूड पे खर्च हो गया, इतना हाउस रेंट पे खर्च हो गया, इतना कपड़ों पे, और इतना बचा रह गया। टोटल कितना था? x। यानी इन सभी को अगर आप प्लस कर देंगे तो प्लस करके कितना आना चाहिए? टोटल मनी, टोटल इनकम इज x। तो इन सबको प्लस कर देते हैं, क्या होगा ये? दिस इज x/3 प्लस 2x/5 प्लस x/5 एंड लेफ्ट मनी इज 400। मतलब ये आपने फूड पे खर्च किया, ये हाउस रेंट पे खर्च कर दिए, ये कपड़े पे खर्च कर दिए, इतना बचा रह गया, और टोटल आपको कितना इनकम थी आपकी? x रुपीज। तो आई थिंक लीनियर इक्वेशन इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी 6000। और आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बताया कैसे कैसे आपको करना है इसको। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिस्प्ले में आपके सामने है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और एक मान लीजिए आपके लिए एक ऑफर भी है कि हम लोग की कोचिंग में 6th 9th 11th AMU एंट्रेंस की बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है, और फिलहाल क्लासेस
स्टार्ट हो रही है, नए नए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे वीडियोस में क्लास ले रहे हैं, ऐसी क्लासेस में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आप ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेंटल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोचने का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना कुछ भी आपको। इट इज डार्क, मतलब अंधेरा है। यू हैव 10 ग्रे एंड सॉक्स एंड 10 ब्लू सॉक्स। आपके पास एक थैला है, बैग है, बैग में 10 ग्रे कलर के सॉक्स हैं। ग्रे कलर के सॉक्स कितने हैं? 10। और ब्लू कलर के सॉक्स कितने हैं? 10। और कमरे में क्या है? अंधेरा। आपके पास बैग है, उसमें ग्रे सॉक्स 10 है, ब्लू सॉक्स 10 है और अंधेरा है, और आपको उसमें से सॉक्स निकालना है। ठीक है ना? ये जो सॉक्स हैं बिल्कुल सेम साइज के हैं, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट क्या है? कलर में डिफरेंस है इनके। तो कुल मिलाकर के आगे लिखा हुआ है ऑल सॉक्स आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट फॉर देयर कलर। सभी जो सॉक्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस उनका कलर डिफरेंट है। यानी आपके पास 10 ग्रे सॉक्स हैं, 10 ब्लू सॉक्स हैं, एक बैग में रखे हुए हैं, कमरे में अंधेरा है, और आपको उसमें से सॉक्स निकालने हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कम से कम कितने सॉक्स आप उसमें से निकालें। अंधेरा मतलब बिना देखे हुए आपको निकालना है, आपको देखना नहीं है, अंधेरा देख भी नहीं पाएंगे। तो आपको सॉक्स निकालने, कम से कम कितने सॉक्स निकालें कि आपको एग्जैक्ट एक पेयर तो ठीक ठाक एक ही कलर का मिल जाए। डेफिनेटली तो आपको सोचने की जरूरत है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 होना चाहिए। कैसे? आपने 3 सॉक्स निकाल लीजिए, S1, S2, S3। कलर से मतलब नहीं, आपने तो बिना देखे 3 सॉक्स निकाल लिए। अगर ये ग्रे हुआ, ये ग्रे हुआ, ये भी ग्रे हुआ, तो आपको एक पेयर तो एग्जैक्ट मिल ही गया। आपको एक सही पेयर चाहिए पहनने के लिए। अब एक बार में एक ही पेयर तो पहनोगे, 4 थोड़े पहनोगे। मान लो आपने ये जो सॉक्स निकाले S1, S2, S3, ये आपका ग्रे हुआ, ये आपका ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, तो ब्लू कलर का एक पेयर आपको सही मिल गया, एक पेयर फिट मिल गया। ऐसे ही मतलब कोई भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब 3 सॉक्स लेंगे तो डेफिनेटली या तो तीनों सेम कलर के होंगे या तीनों डिफरेंट कलर के होंगे। तीनों डिफरेंट कलर के होंगे तो 2 ही कलर टोटल है, तो 2 तो सेम कलर के हो जाएंगे, और 2 सेम कलर के होते हैं आपको एक पेयर एग्जैक्ट मिल जाएगा। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज एटलीस्ट 3 सॉक्स शुड बी केप्ट आउट फ्रॉम द बैग सो दैट वी गेट अ एग्जैक्ट अ पेयर ऑफ सेम कलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कम से कम 3 सॉक्स हम निकालेंगे तो हमें एक पेयर सेम कलर का डेफिनेट मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है। इसमें मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूं, बाकी आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से समय ज्यादा लग सकता है, तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की बात है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इस पोर्शन को नीचे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये नीचे पोर्शन क्या है? दिस इज 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस एक्स। यहां आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 माइनस एक्स। सो 2 माइनस एक्स माइनस 1, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। दिस इज 2 2 या 4 माइनस 2x माइनस 1 बाई 2 माइनस एक्स, एंड फाइनली दिस इज 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। तो आपने इस पोर्शन को सॉल्व कर दिया। दिस इज, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब आपको ध्यान देना है कि इस पोर्शन को आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका? 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। और बच्चों ये क्या है? इसके ऊपर आप देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1, यानी ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 2 माइनस एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 माइनस एक्स 2x नीचे। तो इसको मैं यहां से हटा करके क्या लिख देता हूं? 2 माइनस एक्स यहां पे, 2 माइनस एक्स। तो फाइनली अब आपके पास क्या है? ये 2, और ये पूरा सॉल्व होकर के ये हो चुका है। क्या हो चुका है? ये 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। आप इसको और सॉल्व कर दें, फिर से भाई एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? दिस इज 3 माइनस 2x, और बाकी मल्टीप्लाई हो गया तो 2 3 या 6 माइनस 2 2 या 4x, दिस इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x। सो 6 माइनस 2 इज 4, एंड माइनस 4x प्लस x इज माइनस 3x, एंड दिस इज 3 माइनस 2x। तो आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका है? 4 माइनस 3x। तो इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ चुकी है आपकी, क्या आ चुकी है? 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। और देखिए इसके न्यूमरेटर में 1 है, यहां पे 1, तो ये फाइनली सॉल्व होगा तो क्या होगा? ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 3 माइनस 2x और डिनोमिनेटर इज 4 माइनस 3x, एंड दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x। अब आप इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूं। दिस इज ऑन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट
4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x। सॉल्व कर दीजिए इसको, माइनस 3x स्क्वायर 4x एंड प्लस 2x इज 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेने पे देखिए माइनस 2x एंड दिस इज प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर। आप चाहें तो मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज 0, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो इसका जो सही आंसर है x इक्वल टू 1, दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो एंट्रेंस में आपको आएंगे जिनमें आपको समझ मतलब सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत कम समय में हो जाते हैं, तो उनमें जो समय बचता है वो ऐसे क्वेश्चंस यूटिलाइज कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि आप लोगों ने क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एज रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन आप देखेंगे इस क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूंगा तो ये उन सबसे बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 3 लोग हैं, वहीदा, हर ग्रैंडडॉटर एंड हर सन। इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूं, वहीदा, हर ग्रैंडडॉटर एंड हर सन, 3 लोग इस क्वेश्चन में हैं। और फर्स्ट कंडीशन देखिए, granddaughter is about as many days as her son in weeks। यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज जितनी डेज में है उतनी ही उसके बेटे की एज वीक्स में है। मतलब ये है कि अगर ग्रैंड डॉटर x डेज की है तो जो सन है वो x वीक्स का है। समझ में आया आपको? अगर ग्रैंड डॉटर की एज x डेज है, मान लीजिए कि 100 डेज है, तो वहीदा की ग्रैंड डॉटर की एज अगर 100 डेज है तो सन की एज कितनी है, 100 वीक्स है। इज इट क्लियर? जितनी मतलब क्वांटिटी जो नंबर है डेज में है वही नंबर यहां वीक्स में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये है, एंड हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स। ग्रैंड डॉटर की एज जितनी मंथ्स में है उतनी ही एज वहीदा की ईयर्स में है। यानी अगर इसकी एज मान लीजिए कि 50 मंथ है तो इनकी एज 50 ईयर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो x डेज, पता है आपको डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड करेंगे। सो दिस, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, और x बाय 30 मंथ। यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज x डेज है, x डेज यानी कि x बाय 30 मंथ। तो अगर ये मंथ में x बाय 30 है तो वहीदा की एज कितनी है, x बाय 30 ईयर। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रैंड डॉटर की एज मंथ में जितनी है उतनी ही वहीदा की एज ईयर में है। तो इसकी एज अगर x बाय 30 मंथ है तो वहीदा की एज x बाय 30 ईयर है। और लास्ट में दिया है कि तीनों की एजेस को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल ऑफ देयर एजेस इज 120 ईयर्स। बस, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इन तीनों की एजेस की यूनिट को सेम करनी पड़ेगी। या तो तीनों को ईयर में कन्वर्ट कर लें, तीनों को डेज में कन्वर्ट कर लें, या तीनों को मंथ में कन्वर्ट कर लें। तो इस क्वेश्चन में अगर तीनों को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये इजीली कैलकुलेट होगा, नहीं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो देखिए, मंथ में कन्वर्ट करता हूं, x बाय 30 ईयर, इसको मंथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 12x बाय 30 मंथ। ये तो ऑलरेडी मंथ में ही है, x बाई 30 मंथ। अब देखिए ये x वीक्स हैं, x वीक्स को हमें मंथ में चेंज करना है, तो पहले x वीक को डेज में चेंज करेंगे। तो x वीक्स इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करिए, डेज में चेंज होगा तो कितना होगा, 7x डेज। और फिर डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करिए। सो दिस इज 7x बाई 30 मंथ। यानी वहीदा की एज इतने मंथ, ग्रैंड डॉटर की एज इतने मंथ, और सन की एज इतने मंथ। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 120 ईयर्स। चलिए, तो वहीदा की एज कितनी है, 12x बाय 30, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है, x बाय 30, और सन की एज कितनी है, 7x बाय 30। अब ये मंथ में है, तीनों की एजेस का सम कितना है, 120 ईयर्स। 120 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दे सीधा सीधा। दिस इज 120 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12। ये भी मंथ में चेंज हो गए, बस इसलिए अब इसको सॉल्व कर दें। सो दिस इज 30, 12 प्लस 8 20, 20x अपॉन 30 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब यहां से आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 से इसको 6 से कैंसिल कर दें तो कितना हो गया,
तो साथियों x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये 72, अच्छा ये सॉल्व कर चुका हूं मैं, 6 12 या 72, तो ये 6 नहीं है 72, तो x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 72 हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 30 मल्टीप्लाइड 72। आपको किसकी एज बतानी है, फाइंड द वहीदा एज, वहीदा की एज कितनी है, x बाई 30 ईयर्स, यही है ना। x की सिंपली वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाइड 72, सो 30 मल्टीप्लाइड 72 डिवाइडेड बाई 30, सॉरी देखिए 30 बोल रहा हूं 70 लिख रहा हूं, 30 मल्टीप्लाई 72 बाई 30, 30 कैंसिल, फाइनली 72 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली वहीदा की एज कितनी हो गई 72 ईयर्स। किस कॉन्सेप्ट को यूज किया मैंने, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, और ये थोड़ा लिखावट में आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन पहले लिखते समय आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% of the voters in an election didn't get cast their votes। सबसे पहले तो यहीं पे देखिए 8% लोगों ने वोट दिया ही नहीं। तो टोटल कहीं भी कोई भी टोटल जो सामान होता है, टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल कोई भी सामान होता है, उसको हम लोग क्या सपोज करते हैं 100%। तो 100% लोग थे वहां पे वोटिंग करने वाले, उसमें से 8% ने वोटिंग किया ही नहीं। तो कितने लोगों ने वोटिंग किया 92%। भाई टोटल जो होते हैं 100% में 8% ने वोट नहीं किया, तो 92% ने वोट किया। अब क्वेश्चन में आगे देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट थे, सपोज कर लिए ए एंड बी। ए जीत गया, कितना वोट मिले इसको, द विनर वाई ऑब्टेनिंग 48%। जो ए अगर सपोज के लिए जीत गया, तो ए को कितने वोट मिले हैं 48%, तो बी को कितने मिले, बचे हुए वोट बी को मिले हैं। टोटल 92% वोटर्स थे, उसमें से 48% ने इसको वोट किया, तो इसको कितने मिले 92 माइनस 48, दिस इज 44%। ये जीत गया, तो 48%। अब टोटल वोटर्स बताने कितने थे, तो लेट टोटल वोटर्स कितने थे, सपोज कर लेते हैं x। तो a को कितने परसेंट ने वोटर्स ने वोट किया, 48% ऑफ x ने a को वोट किया, 44% ऑफ x ने b को वोट किया, a जीत गया। कितने वोटर से जीत गया, ये ज्यादा, इसको जो वोट मिले a को ज्यादा मिले, इससे कितने ज्यादा वोट मिले 1100 ज्यादा मिले, यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल टू 1100। दोनों की जो वोट्स का जो डिफरेंस था कितना था 1100, ये जीत गया। इससे कितना वोट ज्यादा मिला इसको 1100, तो कितना ज्यादा 1100 मिला, कैसे पता चलेगा, इसके वोट्स माइनस इसके वोट्स इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस 1100। तो इसको सॉल्व कर दिए, दिस इज 48x by 100 एंड दिस इज 44x by 100 एंड दिस इज 1100। सॉल्व कर दिए, दिस इज 4x by 100 इज इक्वल टू 1100। इसको इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 27500। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस इज नेगेटिव। चलो बच्चों देखो, आपका जो ये एक्सप्रेशन है p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, इसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इट शुड बी नेगेटिव, क्वेश्चन में कहा नेगेटिव आना चाहिए, यानी इट शुड बी लेस देन 0। फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं। दिस इज p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 लेस देन 0। p is common, so this is p minus 3 and minus 2 is common, so this is again p minus 3 is less than 0. p minus 3 taking as common, we get p minus 2 लेस देन 0। देखिए इसके बाद एक बड़ा शानदार मेथड है, वेवी कर्व मेथड होता है, जो 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आपको समझ में आए तो मैं आपको बता देता हूं, और नहीं तो हम यहां से हिट एंड ट्रायल मार देंगे। क्या होता है कि यहां से p की 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको, 2 and 3। वेवी कर्व क्या होता है कि सिंपली नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, इस पे 2 and 3 2 पॉइंट मार्क किए, लेट दिस इज 2 and दिस इज 3। और इस पे क्या करते हैं, हमेशा इधर से साइन लगाना शुरू करते हैं, दिस इज प्लस माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट साइन लगाते जाते हैं। आपको कैसी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हमें नेगेटिव कहां से कहां तक मिल रहा है, 3 से लेकर के 2 तक मिल रहा है। क्योंकि यहां पे लेस देन का साइन है, तो आप इस इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अगर यहां पे इक्वल साइन भी लगा होता तब तो इसको भी इंक्लूड करते, इक्वल साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी 2 से आगे नेगेटिव है, 3 से पहले नेगेटिव है, यानी दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर p ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो ये तो वेवी कर्व मेथड है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो इतना करने के बाद, देखिए इतना सॉल्व करने के बाद आप हिट एंड ट्रायल कर दो। हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, p लेस देन 0 पहला ऑप्शन, मतलब p की वैल्यू नेगेटिव। अगर आप p की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव फाइनली ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी दिस इज
रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपको नेगेटिव चाहिए और अगर p नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि हम आपको नेगेटिव चाहिए, तो दिस इज नॉट। अब ये देखो p लेस देन 2, ये चेक करते हैं, p की वैल्यू 2 से छोटी रखनी है। आप एक काम करो, इसमें रख के देख लो, अगर आप रखते हैं p लेस देन 2, p 2 से छोटी वैल्यू 1 रख लो, अगर आप यहां रखेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये भी गलत है। 3 से बड़ी वैल्यू, तो 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू 4 ले लो, तो 4 माइनस 3 इज 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी गलत है। अब 2 से बड़ी, p ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 2.5 ले लो, 2 से ज्यादा और 3 से कम 2.5 ले लो, तो 2.5 माइनस 3 इज माइनस 0.5 और 2.5 माइनस 2 इज प्लस 0.5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एंड फाइनली माइनस प्लस इज माइनस। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो दोनों नेगेटिव वैल्यू दे दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस, सबसे पहले तो इसको आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो, और अगर आपको वैदिक कर्व समझ में आ गया होगा तो वो तो बहुत ही शॉर्टकट, मतलब सेकंड्स में आंसर आ जाता है। तो फाइनली राइट आंसर इज बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं, इन सब में सबसे बड़ा क्या है, ये आपको ये चेक करना है। तो देखो बच्चों, हम ऐसे चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि ये जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं 50, 40, 30, 20, सबके एक्सपोनेंट अलग अलग है, सबके बेसेस 3, 4, 5, 6, सबके बेस भी अलग अलग है। कंपेयर करने के लिए या तो एक्सपोनेंट सेम हो या बेस सेम हो, कुछ तो सेम हो तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ सब कुछ ही डिफरेंट है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, किसी एक को सेम कर दो। तो बेस को तो आप सेम कर नहीं सकते, एक्सपोनेंट को सेम कर देते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, देखिए 50, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये 10 into 5, दिस इज 10 into 4, दिस इज 10 into 3, दिस इज 10 into 2, सब में 10 कॉमन है, तो 10 की मल्टीपल में इसको ब्रेक कर दो। तो आप 50 को क्या लिख सकते हो, 5 into 10, इसको 4 को क्या लिख सकते हो, 40 को क्या लिख सकते हो, 4 into 10, 30 को क्या लिख सकते हो, 5 into 5 raise 3 into 10, 6 raise 20 is 6 raise 2 multiply 10, ऐसा लिख सकते हैं। अब सब में से पावर्स को 2 हम रख लेते हैं, क्या रख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, दिस इज 3 raise 5 whole raise 10, this is 4 raise 4 whole raise 10, this is 5 raise 3 whole raise 10, this is 6 raise 2 whole raise 10। बच्चों सबकी एक्सपोनेंट सेम हो गई, 10 10 10, सबका एक्सपोनेंट हमने सेम कर लिया। और बेस को आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो बेस है छोटे छोटे सॉल्व कर सकते हैं। सो 3 raise 5 is 2 4 1 सॉरी 2 4 3 2 4 3 raise 10, this is 4 raise 4 is 2 5 6 whole raise 10, this is 5, 5 raise 3 is 125 whole raise 10 and 6 raise 2 is 36 whole raise 10। डेफिनेटली आप देखें सबकी एक्सपोनेंट सेम हो चुकी है, तो जिसका बेस बड़ा है वो दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर, और बेस इज यहाँ 246 56 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो 256 raise 10 is the simplified form of 4 raise 40। So finally among these four numbers greatest number is 4 raise 40, so A is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही जो पहले आपको मैंने बताया था, आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। जिस तरीके से अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, जैसी क्लासेस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ऐसी क्लासेस ऑफलाइन क्लासरूम में हो रही हैं, और उसमें 6, 9, 11 तीनों की एंट्रेंस क्लासेस हो रही हैं। तो आप उसमें रजिस्टर करें अपने को, इन कॉन्टेक्ट नंबर पे डिटेल आप ले सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ m इन दिस। अब इस बच्चों देखो यहाँ पे ये जो साइन है, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कर लेते हैं, -3 m - 2 ग्रेटर देन 12। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनइक्वालिटीज इक्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम वर्क करती हैं। केवल डिफरेंस कब आता है, जब माइनस आप ट्रांसपोज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तब इनइक्वालिटी डिफरेंट बिहेव करती है। तो बस तो यही माइनस सिस्टम। अब यहाँ माइनस, आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, 5 is greater than 3. You know very well that 5 is greater than 3. Multiplying both sides by minus. So this is minus and this is -5 and this is -3. Now you can check, or you know that -5 is smaller than -3. तो 5 बड़ा है 3 से, लेकिन माइनस आपने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, तो ये वैल्यू छोटी हो गई। तो बस ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले इस माइनस को रिमूव करता हूं। तो मल्टीप्लाइंग माइनस टू बोथ साइड्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये माइनस खत्म। तो दिस इज 3m - 2
this is -12 and this sign will be converted to smaller. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा. बस आओ इजीली आप सॉल्व कर दें. तो दिस इज m-2 लेस देन -12, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -4 and m लेस देन -4. When -2 transposes to RHS, it becomes +2 and m less than -2. So D is the right answer. M less than -2. Now come to the next question. 14th question. Which one is not the Euclid's postulate? तो ये theoretical question है, आपको Euclid's postulate ध्यान होना चाहिए. देखिए, a circle can be drawn with any point as center and any length as radius. This is Euclid's postulate. This is right. A straight line may be drawn from any one point to any other point. This is also a postulate of Euclid. All right angles are equal to one another. ये भी एक Euclid postulate है. A terminated line can be produced indefinitely. जो Euclid postulate में उसमें क्या होता है? Indefinitely होता है. और यहाँ पे क्या लिखा है? Definitely. That's why this is the wrong. And this is not the postulate of Euclid. तो आपको बताना कि कौन सा नहीं है. तो नहीं कौन सा है? ये है. तो दिस इज योर राइट आंसर. ये तो दोनों मतलब करेक्ट है. आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा. आपको ध्यान रखना है कि नॉट और इनमें कंफ्यूजन हो जाता है. तो ठीक है साथियों, ये कुछ क्वेश्चंस आपको मजा आया होगा. 11th एंट्रेंस में जो इसका ये कलेक्शन था, इसमें मैंने केवल ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो सिलेबस में नहीं है. आपको ये 9th 10th में ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में, एनसीईआरटी में या आरडी में कहीं आपको देखने को नहीं मिले होंगे. ये सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस हैं. तो मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोज लाऊंगा जिसमें 11th एमयू एंट्रेंस मैथमेटिक्स में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं उनको शॉर्टकट तरीके से जल्दी से कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. ठीक है ना. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.